जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान में आके हमें वायदा किया कि राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलेगा, तो वो अपनी बात पे खड़े उतरे। सन 2000 में प्रतिनिधिमंडल गया और वो अशोक गहलोत जी से मिले। सरकार भले कांग्रेस की थी, पर उस समय हमें आरक्षण, राज्य आरक्षण का दर्जा हमें राजस्थान में मिला। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस समय, और वसुंधरा राजे जी ने कमेटी गठित की। 2017 में पुणे दोबारा भरतपुर और धौलपुर के जाटों को राज्य के लिस्ट में हमें शामिल किया। राम राम साहब, अरे राम राम साहब, बोल गिरिराज महाराज की जय। महाराज और सूरजमल अमर रहे, अमर रहे। अब भाइयों, सुनने का मूड है, सुनने का मूड है। ये मत सोचो कि आरएलपी या आरएलडी या बीजेपी या कांग्रेस, हम सब जाट हैं यहाँ। और सबके दिल में और मन में वो ही टीस है कि हमारे साथ कुल मिला के 26 साल से हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। अब मैं शुरुआत करता हूं शुरू से। जब से मैं यूथ कांग्रेस में था और मेरे पिताजी बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस पार्टी में, तो मैं आपका 5 मिनट लूंगा। मैं पूरा इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूं, मंजूर है? सबसे पहले तो भाई हनुमान बेनीवाल जी को, जो बहुत लंबे दूर से नागौर से पधार के आए हैं हमारे बीच में हमें उत्साहवर्धन देने के लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं भरतपुर की पावन धरती पे। आज हम यहाँ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, जो कि भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों से जुड़ा हुआ है, इन तीनों जिलों के जाटों के केंद्र में ओबीसी में शामिल किए जाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सही है या गलत है? हम सारे तीनों जिलों के जाट यहाँ एकत्रित हुए ताकि हम ओबीसी के लिस्ट में शामिल हों। सहमत है ना? राजस्थान के जाटों को ओबीसी का जो हमारा मसला चल रहा है, वो सन 97 से पहले, सन 99 में पूरे राजस्थान के जितने भी कद्दावर नेता थे, जिनमें मेरे पिताजी भी थे, उसमें डॉक्टर हरि सिंह जी थे, ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी थे, विजय पूनिया जी थे, इनके नाम आप सबने सुने होंगे, शीशराम ओला जी थे। छात्र नेता उस समय अपने हनुमान बेनीवाल जी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, मैं था, सब थे। और हमने वो दिन देखे हुए हैं। पर 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान में आके हमें वायदा किया कि राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलेगा, तो वो अपनी बात पे खड़े उतरे और बनते ही तुरंत उन्हें राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया। पर ये असलियत है, अच्छा लगे या बुरे, पर हमारे भरतपुर और धौलपुर और डीग, उन दिनों में डीग अलग जिला नहीं था, डीग भरतपुर एक ही था। धौलपुर और भरतपुर के डीग अब जाटों को हमें वंचित रखा ही नहीं रखा। सन 2000 में प्रतिनिधिमंडल गया और वह अशोक गहलोत जी से मिले। सरकार भले कांग्रेस की थी, पर उस समय हमें आरक्षण, राज्य आरक्षण का दर्जा हमें राजस्थान में मिला। यह है इतिहास। पर हमारा संघर्ष उसी दिन शुरू हुआ, इसलिए कि जब बाकी जाटों को पूरे राजस्थान में आरक्षण मिला और जब हम रह गए और हम अपने नेताओं के पास गए,
तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया विजय पूनिया जी ने? मैं उस मीटिंग में था। उन्होंने कहा कि हाथी निकल गया, पूंछ भी निकल जाएगी। आज 26 साल हो गए, वो पूंछ नहीं निकली। पूंछ निकली नहीं निकली। 2014 तक संघर्ष चला। 2013 में केंद्र ने हमें आरक्षण दिया बड़े मुश्किल से, और 1.5 साल के लिए हमारे नौजवान साथियों को केंद्र के ओबीसी का हमें लाभ मिला। 2015 में कुछ ऐसे दुष्ट लोग थे जिनके गले नहीं उतर रही थी कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र के आरक्षण में लिस्ट में लिया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने उल्टी सीधे बयानबाजी करके हमारे आरक्षण हमारे से छीन ली। और उसी साल एक और हमारे साथ घात हुआ कि राज्य सरकार से भी हमारा नाम हट गया हाई कोर्ट के आदेश से। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस समय, और वसुंधरा राजे ने कमेटी गठित की। 2017 में पुणे दोबारा भरतपुर और धौलपुर के जाटों को राज्य के लिस्ट में हमें शामिल किया। उसी साथ भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब इतनी दूर से आए, मैं इनका तहे दिल से मैं इनको धन्यवाद देता हूं। ये हमें उत्साहवर्धन दे आए, हमें मार्गदर्शन देने आए हैं, पर अंत में जाके ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और ये दबाव हमें सब मिलकर करना होगा। जहां तक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सुनो, ये जाटों की पंचायत हो रही है, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम सारे एक ही मुद्दे को लेकर इस मंच पे बैठे हैं, पर इसमें पेचीदगियां हैं, और हमारे जो जाट हैं, हमारे भरतपुर धौलपुर डी के, हम भी खूब सक्षम हैं। महाराज विशिंदर सिंह जी ने, दीपा जी ने, मेरे पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। नेम सिंह जी हमारे साथ थे, नेम सिंह जी हमारे साथ थे। सच्चाई को नहीं सुनना अलग बात है, सच्चाई नहीं सुननी तो अलग बात है। हाँ, हुल्लड़ करने से आरक्षण नहीं मिलने वाला हमें। यह मामला संवैधानिक हो गया है। 2018 में 102वां अमेंडमेंट आया संविधान में, आया नहीं आया भाई साहब? आया। और उसमें 342A के तहत अब आपको एनसीबीसी और राज्य सरकार से और पार्लियामेंट से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसमें हमारे सांसद भाई हनुमान जी संसद हैं। मैं मानता हूं कि इन्होंने हमारा प्रश्न पार्लियामेंट में उठाया है, और मैं उस चीज के लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं संजना जाटव जी को भी इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी संसद में ये मामला उठाया है। पर हमें अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, चाहे जाट बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, आरएलडी का हो, आरएलपी का हो, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी के दल में हो, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, हमको पहले संगठित होना पड़ेगा। हमें पहले संगठित होना पड़ेगा, दलगत राजनीति से उठना पड़ेगा, और हम सबको बैठ के, चाहे हम कांग्रेस के सांसद हो, बीजेपी के हो, आरएलपी के हो, किसी भी दल के हो, बैठ के चिंतन मंथन करके हमें पीएम साहब से मिलके और हमें अपनी बात ठोस जोरों से रखनी पड़ेगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि भरतपुर के जाट फूक फूक के क्यों चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, यह है टेक्निकल मामला।
सन 2017 में एनसीबीसी की जब रिपोर्ट सर्वेक्षण की आई भरतपुर धौलपुर की, उस समय बाकी राजस्थान के जितने भी जिले थे जो आरक्षण का लाभ ले रहे थे और ले रहे हैं आज, उनका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ आज तक। और हम फूक फूक के इसलिए चल रहे हैं ताकि किसी और का नुकसान ना हो। जैसे हमने भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों ने आप सबका, पूरे राजस्थान के जाटों का साथ दिया, आज हम चाहते हैं